होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, है ना, इन दोनों का डिफरेंसेस हम लोग कर रहे थे. द मीनिंग वाज ऑलरेडी कंप्लीटेड आई गेस, राइट? So let's complete that topic. That topic was completed or not? And what is the difference between the holder and in holder due course? Holder in due course. So we already completed it. What is the, who are the holders and who are the holder in due course? So holder वो कोई भी person हो सकता है जिसको negotiable instrument provide किया जाए and that person का कोई payment due है, ऐसा कुछ scenario नहीं है. बस उसमें उस पर्सन का नाम होना चाहिए. लाइक आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, वी आर डूइंग द पेमेंट. ओके, सो व्हाट इज हु आर द होल्डर्स? होल्डर्स वो हो सकते हैं जिनके पास, जिनके को हमें कोई पेमेंट नहीं भी करना है, बट स्टिल वी आर डूइंग इट फॉर द नॉर्मल पर्पस, फॉर द चैरिटी पर्पस. इफ वी आर डूइंग दैट, लाइक घर में कभी किसी को गिफ्ट दे दिया, चेक दे दिया 500 रुपीज का, 5000 रुपीज का. सो दीज आर द होल्डर्स. होल्डर्स वो होते हैं जिनके नाम पर आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, उस पे पैसा ड्यू था या नहीं था, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई भी बेसिक ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको पेमेंट करना ही करना है. दैट कैन बी फॉर द गिफ्टिंग, फॉर चैरिटी पर्पस. सो दे आर बेसिकली होल्डर्स, राइट? जिनके नाम पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, दे आर होल्डर्स ऑफ दैट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. बट इफ द थिंग इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, सो होल्डर इन ड्यू कोर्स वैसे पर्सन है जब वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो एक्वायर करेंगे क्योंकि उनको वो किसी कंसिडरेशन की पर्पस से मिल रहा है, उनको वो हो सकता है वो पेमेंट जो है वो ड्यू हो. तो आपने जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्यूशन फीस, वी कैन टेक द एग्जाम्पल, लाइक इफ द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट, डेफिनेटली दे आर एक्सचेंजिंग द वैल्यू हियर. वी हैव टू पे द अमाउंट इफ द टीचर इज टीचिंग एनीवन इन द हाउस. तो यहाँ पर वैल्यू एक चीज को लिया जाएगा और यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है वैल्यू, ठीक है. तो पेमेंट हमारा ड्यू है. लाइक फर्स्ट को अगर किसी ने पढ़ाना शुरू किया तो नेक्स्ट फर्स्ट तक जो है हमें उनको सैलरी पे करना है, बिकॉज द सैलरी इज ड्यू. तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता है तो दैट पर्सन इज होल्डर इन ड्यू कोर्स. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? Yes, ma'am. So let's start with the meaning. We already discussed about it. एक ऐसे करके ब्लॉक्स बनाओ. सबसे पहले एक तरफ लिखो कंपैरिजन, फर्स्ट लिखिए कंपैरिजन, बेसिस लिख लीजिए, और एक तरफ लिखिए होल्डर और एक तरफ लिखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स. ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स. ओके, चलिए लिखिए. फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट राइट होल्डर में लिखिए होल्डर इज अ पर्सन, a holder is a person who legally obtains the negotiable instrument, who legally obtain the negotiable instrument with his name, with his name. A holder is a person who legally obtains the negotiable instrument with his name. हाँ, ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा कि होल्डर वो पर्सन नहीं बनेगा जो किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के थ्रू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करे. दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. यानी कि अगर हम चैरिटी कर रहे हैं तो हमारा वहां पर खुद का कंसिडरेशन, हमारा कंसेंट होना चाहिए कि वी आर डूइंग द चैरिटी वर्क. अगर वही चेक किसी ने चोरी कर लिया, थेफ्ट हो गया, फॉर्ज सिग्नेचर किसी ने करके वो पेमेंट लेना चाहा, तो दैट पर्सन इज नॉट अ होल्डर. ठीक है, सो होल्डर वही पर्सन होगा. अ होल्डर इज अ पर्सन हु लीगली ऑब्टेन्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट with his name entitled on it, मतलब उसका नाम उसमें लिखा होगा, entitled on it, to receive the payment from the parties, to receive the payment from the parties liable, from the parties liable. So holder is a person who legally obtains the negotiable instrument with his name entitled on it to receive the payment from the parties, to receive the payment from the parties liable. I guess this point is clear to all of you. किसी के नाम पर भी, जैसे रजत और रोहित है, दो बच्चे हैं क्लास में,
रजत ने रोहित को 500 रुपीज का, ऐसे ही उसका बर्थडे था तो उसने इसको चेक दे दिया 500 का। अब रोहित जो है दैट पर्सन इज द होल्डर, वो कौन कहलाएगा? होल्डर कहलाएगा। मुझे पता है ऐसे ये रजत देगा नहीं 500। अब नेक्स्ट लिखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स, मीनिंग में लिखिए अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसको शॉर्टकट में लिख लीजिए HDC। होल्डर इन ड्यू कोर्स को लिख लीजिए शॉर्टकट में HDC। ओके, अब इसमें क्या आएगा पॉइंट लिखिए, HDC इज अ पर्सन, HDC is a person who acquires the negotiable instrument, bona fide for some consideration, bona fide for the some consideration, bona fide for the some consideration, okay, bona fide for some consideration, whose payment is still due, whose payment is still due, ठीक है, जिसका पेमेंट ड्यू होता है उसके लिए जब हम कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना दे रहे हैं, उनको चेक दे रहे हैं, सो दैट पर्सन इज नोन एज होल्डर इन ड्यू कोर्स, HDC। अच्छा, यहां पर क्या कंसिडरेशन की जरूरत है होल्डर के लिए? नो मैम। नो मैम, होल्डर के लिए नहीं जरूरत है। बिल्कुल। कंसिडरेशन का मतलब क्या समझते हो रोहित? मैम कंसिडरेशन का मतलब कोई पेमेंट करना हो। वेरी गुड। जब कोई promise। जब कोई प्रॉमिस और कोई वैल्यू हमें देना हो, कंसिडर करना हो, तो उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन, मतलब जब हमें उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो कंसिडरेशन आपके होल्डर के लिए जरूरी नहीं है कि हो कंसिडरेशन हो, ठीक है, नॉट नेसेसरी, बट इन द केस ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी HDC के लिए यस इट इज नेसेसरी, ठीक है। राइट टू सू, राइट टू सू का मतलब क्या है? सू मतलब केस कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। सो राइट टू सू में देखिए आपका जो होल्डर होगा, होल्डर जो होगा उसके लिए क्या है और HDC के लिए क्या है। तो आपके राइट टू सू में आप होल्डर कैन नॉट सू ऑल प्रायर पार्टीज, जो होल्डर होगा वो किसी भी प्रायर पार्टीज पे केस या किसी भी तरीके का लॉ को यूज नहीं कर सकता है उसके ऊपर केस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर होल्डर कैन नॉट सू ऑल द प्रायर पार्टीज यानी उनसे पहले के जो भी पार्टीज है उनको वो सू नहीं कर सकता है, लेकिन जो होल्डर ड्यू कोर्स में होंगे वो सारे प्रायर पार्टीज को सू कर सकता है, SUE, ठीक है, सू। अ होल्डर कैन नॉट सू ऑल द प्रायर पार्टीज बट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन सू ऑल द प्रायर पार्टी। यहाँ पर होल्डर में वो नहीं कर सकता है केस बाकी प्रायर पार्टीज पर, लेकिन वो HDC कर सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेसिस होगा दैट विल बी गुड फेथ, ठीक है, गुड फेथ। टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन। गुड फेथ। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथ हियर? गुड फेथ मतलब क्या हुआ? भरोसा। भरोसा। तो यहाँ गुड फेथ का मतलब हुआ भरोसा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो होल्डर होगा उसके इंस्ट्रूमेंट में मे और मे नॉट बी ऑब्टेन्ड इन गुड फेथ, ठीक है। जरूरी भी है, जरूरी नहीं है कि कुछ गुड फेथ के लिए ये होल्डर जो है वो पर्सन बना हो। कई बार हमें कोई ऑब्लिगेशन के लिए भी हम कई बार दे देते हैं पैसे, चेक वगैरह प्रोवाइड करते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देते हैं। तो यहाँ पर द इंस्ट्रूमेंट मे और मे नॉट बी ऑब्टेन्ड इन गुड फेथ, मतलब हो भी सकता है गुड फेथ के से मिला हो और हो नहीं भी सकता है, लेकिन आपके जो HDC होगा ये हमेशा ही गुड फेथ से ऑब्टेन्ड होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट इन द केस ऑफ द HDC जो भी आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा दैट विल बी विथ गुड फेथ, but in the holder case yes the name will be there of the holder but it is not necessary that it is an instrument which may be obtained in the good faith, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब गुड फेथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता आपके होल्डर के केस में। आपके HDC के केस में तो श्योरिटी है कि आपके गुड फेथ से ही ये आपको ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर होगी बात? समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट बेसिस लिखिए प्रिविलेज। अच्छा, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस देना। यस मैम।
हाँ, तो प्रिविलेज में क्या होगा, आपका होल्डर जो है दे आर कंपैरेटिवली लेस है, यहाँ पर मोर है, मतलब जो प्रिविलेज है वो ज्यादा एचडीसी का रहता है कंपैरेटिवली टू होल्डर, ठीक है। सो एचडीसी जो है दे हैव मोर प्रिविलेज एज कंपैरिजन टू द होल्डर। ओके, नेक्स्ट वन इज मैच्योरिटी। नेक्स्ट बेसिस इज मैच्योरिटी। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं ना सबको? यस आशुतोष, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। आशुतोष, तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मैच्योरिटी। सो मैच्योरिटी की अगर हम बात करें होल्डर के केस में, तो पर्सन जो भी होल्डर बनता है बिफोर और आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिफोर और आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो मैच्योरिटी है यहाँ पर जो पर्सन जो होल्डर बनेगा वो पहले भी बन सकता है और बाद में भी बन सकता है। मैच्योरिटी के बाद भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर जो है दैट पर्सन कैन बिकम बिफोर एज वेल एज आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट पर्सन जो होल्डर इन ड्यू कोर्स का होगा वो हमेशा मैच्योरिटी से पहले ही उसे वो इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। क्लियर हुआ? कुछ पॉइंट समझ आया कि यहाँ पर जो होल्डर होंगे दैट दे कैन बी इवन होल्डर जो होगा वो मैच्योरिटी और मैच्योरिटी के बाद भी रह सकता है, और जो आपका यहाँ पर ये एचडीसी होगा ये हमेशा वही पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा जिसका पेमेंट पहले से ही बाकी हो, यानी ड्यू हो और मैच्योरिटी से पहले ही वो आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उनको मिलना चाहिए। अ पर्सन कैन बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो तब तक ही होल्डर इन ड्यू कोर्स रहेगा जब अगर उसको मैच्योरिटी से पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। मैच्योरिटी के बाद और पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो होल्डर होल्ड कर सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स तभी रहेगा जब तक उसके लिए पेमेंट उसका ड्यू है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ओके, यस मैम। चलिए नेक्स्ट जो आपका है दैट इज बेसिस। सो वी आर आई एम गोइंग टू डिस्कस पोजीशन। अच्छा, पोजीशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? मैम सब कुछ ट्रांसफर हो विदाउट ओनरशिप। हाँ, पोजीशन इज समथिंग व्हेन द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, राइट। सो पोजीशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है आपके होल्डर के सिचुएशन में, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होंगे उनको पोजीशन 100% ट्रांसफर होगा। ऑलवेज द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर टू द HDC, but in the case of the holder may or may not be the possession of the instrument transferred. यानी पोजीशन जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मे और मे नॉट बी पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज गिवन टू द होल्डर, और ऑलवेज द पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज गिवन टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर टाइटल की बात करें हम, सुनिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अगर हम टाइटल की बात करें तो आपका जो टाइटल है पार्टी का, if the title of the prior party is defective and does not have a legal right to deliver the instrument to the holder also has no such right। यानी कि अगर मान लीजिए कि ए ने बी को दिया, बी ने सी के नाम पे अगर उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया, और अगर ए ने बी का ही नाम गलत करके ट्रांसफर किया है, यानी देखिए यहाँ पर आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, सी यहाँ पर देखिए तीन पार्टी है, मान लीजिए ए है, बी है एंड सी है। अगर ए जो है उसने बी को कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो ट्रांसफरेबल होता ही है, पता ही है आप लोगों को, इट इज ट्रांसफरेबल। अब ए ने जब बी को दिया वो इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट में बी का जो नाम था दैट इज रॉन्ग, ठीक है, टाइटल जो था गलत था, रॉन्ग नाम गलत था। तो अब यहाँ पर बी के पास कोई राइट नहीं है कि वो सी को वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करे। आई बात समझ में? ये केस होगा होल्डर के सिचुएशन में। If the prior party is defected या फिर there is a defect or error in the name of the party, then that party जिसका नाम पे defect है, that party is not able to transfer that negotiable instrument to other party। आई बात समझ में? मतलब B का ही नाम गलत है तो B C को कैसे ट्रांसफर करेगा? यस अभिजीत, बी को भी कैसे ट्रांसफर हो जाएगा? क्या बोल रहे हो? बी को भी ट्रांसफर नहीं होगा ना मैम? ए बी को तो दे देगा ना, अब बी का पेमेंट क्लियर नहीं होगा अगर नाम में डिफेक्ट है तो। यस मैम। अब ऐसा नहीं कि नाम में डिफेक्ट है तब भी वो ट्रांसफर कर रहा है सी को। आई बात समझ में? अगर उसको वो एरर है तो वो एरर को उसको ए से बोल करके ठीक करवाना पड़ेगा, ना कि वो सी को ट्रांसफर करेगा। आई बात समझ में? If that negotiable instrument is not in that situation where the B is even able to get the payment, how the B is going to transfer it to C? क्लियर हो गई बात?
समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. So if the title of the prior party is defective, prior party का जो title है वो defective है, यानी C के लिए prior party कौन हुआ? B. C के लिए prior party कौन हुआ? A and B, दो हो गए ना, A and B. आई बस समझ में? These two are the prior parties for C. So if there is an error or defect in if the title of the prior party is defective and does not have a legal right to deliver the instrument to the holder and holder has such no right, यानी यहाँ पर अगर प्रायर पार्टी का, यहाँ तो मैंने सिर्फ एक नेम का एग्जांपल लिया, लेकिन अगर ए जो है वो बी को रिस्ट्रिक्ट करके बोल रहा है, इंडोर्समेंट कर रहा है, तो यहाँ सी को तो वो किसी भी सिचुएशन में ट्रांसफर नहीं करेगा। ये होता है होल्डर के सिचुएशन में। अगर आपके प्रायर पार्टी में कोई भी डिफेक्ट है, लीगल राइट खत्म हो जाएगा, दैट इट इज गोइंग टू ट्रांसफर टू द अदर पार्टी। ठीक है, तो होल्डर कौन हो गया यहाँ पर? अगर ए ने बी को दिया तो बी अभी के लिए होल्डर है, तो बी जो है वो सी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो होल्डर का राइट खत्म हो जाएगा। और जो प्रायर पार्टीज हैं ये जो हैं, अगर इन्होंने कोई भी मिस्टेक किया तो। अच्छा, होल्डर इन ड्यू कोर्स में ये चीज क्या है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं जो इज फ्री फ्रॉम द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द प्रायर पार्टी। यहाँ पर डिफेक्टिव से कुछ रीजन नहीं है। अगर मान लीजिए ए जो है वो बी को ट्रांसफर कर रहा है, सो द डिफेक्ट डजंट मैटर हियर। यहाँ पर आपके होल्डर इन ड्यू कोर्स में आपके डिफेक्टिव टाइटल जो है प्रायर पार्टी का, उससे कोई रिलेशन नहीं है। टाइटल का मतलब नाम नहीं है, टाइटल इज रिलेटेड विद द राइट। राइट्स आपको जो है, अगर कोई डिफेक्टिव राइट मतलब डिफेक्टिव टाइटल भी है तो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स में इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट, बट इन द केस ऑफ द होल्डर, इफ द डिफेक्टिव टाइटल इज ट्रांसफरिंग द negotiable instrument, it is not correct, it is not going to transfer। आई बस समझ में? मैंने आई जस्ट टुक द एग्जांपल ऑफ नेम हियर। यहाँ टाइटल का मतलब है कि गुड फेथ में जब नहीं मिल रहा है, ये सिचुएशन में कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए जो ए है और बी है, ए जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इंडल्ज है, तो ए का जो टाइटल है इट इज डिफेक्टिव एंड ही इज ट्रांसफरिंग इट टू बी। सो इन दैट सिचुएशन इट माइट बी पॉसिबल, इन द होल्डर के केस में आपका ये ट्रांसफर लीगल ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन ए चाहे कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हो, लेकिन बी को अगर वो ट्रांसफर कर रहा है पेमेंट, बिकॉज बी ने इसको कुछ भी सर्विस दिया हो या कोई कंसिडरेशन हो, तो यहाँ बी को कोई भी उसके डिफेक्टिव टाइटल से लेना देना नहीं है होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में, एचडीसी के केस में। लेकिन होल्डर के केस में ये चीज कंसिडर किया जाएगा डिफेक्टिव टाइटल। क्लियर हुआ? ओके, अभी हो गया इंटाइटलमेंट, हो गया कंसिडरेशन तो हो ही गया, गुड फेथ हो गया, मैच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो गया। ओके, पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. Okay, Yes, so we now we are going to move toward the next topic, and that is, एक minute, and that is international Basel। ठीक है, what is that? Let me explain about it। ठीक है, Basel norms क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, what is Basel norms, what is the agreement, why it was made, so we are going to consider all these points। okay, चलिए। ओके, सो बेसल नॉर्म्स को हम बेसल अकॉर्ड्स भी कहते हैं। बेसल नॉर्म्स, NORMS नॉर्म्स, और बेसल अकॉर्ड्स, ACCORDS अकॉर्ड्स, आर द इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन। बेसल नॉर्म्स और द बेसल अकॉर्ड्स are the international banking regulation issued by बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, सो बेसल नॉर्म्स क्या है इसके बारे में सुनिए। जो बेसल नॉर्म्स है, नॉर्म्स इज ऑलवेज रिलेटेड विद द रूल्स एंड पॉलिसीज, और बेसल अकॉर्ड्स जो है ये एक तरीके का इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस। इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस का मतलब है लॉ है। ठीक है, इसको कैसे रेगुलेट करें। आप लोग को पता होगा कि इंडिया के बहुत सारे जो बैंक हैं वो आउट ऑफ इंडिया में भी हैं, और आपने देखा होगा HSBC, स्कॉटलैंड बैंक, ब्रिटिश बैंक ऑफ अमेरिका, ये सारे के सारे जो बैंक्स हैं वो आपके इंटरनेशनल बैंक्स हैं। ठीक है, HSBC का फुल फॉर्म पता है? नहीं पता? भूल गए मैम, याद नहीं आ रहा। हांगकांग शंघाई बैंक। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वही मैं बता रही हूँ, ऐसे मैंने पूछ लिया ये क्वेश्चन।
सो इंटरनेशनल बैंकिंग जो ये बेसल नॉर्म्स हैं या बेसल अकॉर्ड्स हैं, एक तरीके से इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए रेगुलेशंस जो हैं ये बनाए गए हैं, और इसके लिए एक बेसल कमिटी बैठाई गई थी, द बेसल कमिटी और बैंकिंग सुपरविजन ऑन बैंकिंग सुपरविजन पे। देखो ये चीज को समझने के लिए ऐसे शॉर्टकट में छोटा छोटा लिखते चलना, लाइक आपका जो बेसल जो कमिटी है, बेसल कमिटी आपकी बैठाई गई थी किस चीज को लेकर के, बैंकिंग सुपरविजन को लेकर के, और इसमें आपका क्या हुआ, बैंकिंग इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन जो है वो आपका यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, सो बेसल नॉर्म्स या बेसल अकॉर्ड्स बोथ आर सेम। ठीक है, सो बेसल नॉर्म्स जो है ये किस चीज के लिए, जो बेसल नॉर्म्स है ये एफर्ट है कोऑर्डिनेट करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशंस अक्रॉस द ग्लोब। सो पूरे ग्लोब में इंटरनेशनल मार्केट में जब हम जा रहे हैं, इंटरनेशनल दूसरे कंट्री में व्हेन वी आर विजिटिंग, सो इन दैट सिचुएशन इफ वी रिक्वायर्ड द अमाउंट, अब जैसे हमें पैसा चाहिए तो आईसीआईसीआई जो है इसके बहुत सारे ब्रांचेस आउट ऑफ इंडिया भी हैं, तो अगर हमने क्या किया, हमने वहां से पैसा विड्रॉ कर लिया, सो इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन द बैंकिंग। ट्रू, तभी पॉसिबल है, तभी हम कर सकते हैं ट्रांजेक्शन। लेट मी टेल यू दैट आई डिड इवन वन कोर्स फ्रॉम द जर्मनी। ठीक है, मैंने भी कोर्स किया था मार्केटिंग में, आई डिड वन कोर्स फ्रॉम जर्मनी, so I was not allowed to do the payment because that payment was the international payment. So first what I did, I basically converted the transaction to the international transaction, and then after that I am allowed to do the international transaction. So we all knows that when we are visiting when we are going for the studies, when we are doing any of the thing related with the international country, we required some norms and policies. So here जो बेसल नॉर्म्स है, इट इज एन एफर्ट, ये एक एफर्ट है किस चीज का, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहा है इंटरनेशनल ग्लोब में, आपके बैंकिंग रेगुलेशंस को हम प्रॉपरली क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है, और इसका क्या गोल था, मतलब ये जो बेसल नॉर्म्स आए, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस बेसल नॉर्म, दैट इज स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। सो it was basically introduced for strengthening the इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो स्ट्रांगली मेंटेन रहे। ठीक है, द पीपल आर एक्सेस द बैंक इन द इंटरनेशनल कंट्री, right? So for that we required the policies, and that was made under this committee, Basel Committee on the Banking Supervision, and it was known as the Basel Norms. ठीक है, तो बेसल नॉर्म्स जो हैं वो बनाए गए हैं। अच्छा, जो आपके बेसल नॉर्म्स हैं, बेसल कमिटी जो है, इट इज द सेट ऑफ द एग्रीमेंट। यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, क्या हुए हैं यहाँ पर, अच्छा एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है, एनीवन कैन टेल मी? Ma'am, where offer and acceptance is required. वेरी गुड, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बिल्कुल। जहां पर दो पार्टीज जो हैं, अगर दो पार्टी हैं या दो से ज्यादा पार्टीज हैं, तो व्हेन दे आर शोइंग द कंसेंट अबाउट द डिसीजन कि हमें एक्सेप्ट है आपका प्रपोजल, सो दैट इज बेसिकली एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो आपका बेसल कमिटी है, यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं रिलेटेड विद द बैंकिंग सुपरविजन, और इसका मेन फोकस है कि जो बैंक से रिलेटेड रिस्क है, अच्छा बैंक से रिलेटेड रिस्क है या नहीं है, ये बताओ मुझे। बहुत ज्यादा रिस्क है, बिकॉज फाइनेंशियल वे में हम बहुत ज्यादा बैंक पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन करना है बैंक के थ्रू करते हैं, पैसा विड्रॉ करना है बैंक के थ्रू करते हैं। सो मेन जो यहाँ पर बैंकिंग सुपरविजन जो आपका बेसल कमिटी था, इसका मेन गोल तो यही था कि स्ट्रेंथन करें हम इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को, और साथ साथ में दे आल्सो बेसिकली फोकसेस ऑन द रिस्क टू बैंक्स एंड द फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ बहुत सारे एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं जो ये चीज को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि आपका रिस्क जो बैंक से रिलेटेड है दैट विल बी मिनिमाइज, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो रिस्क है वो सब मिनिमाइज हो जाए, है ना। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोगों को पता है कि एक मिनट मैं तुम लोग को बताती हूँ इस पर्टिकुलर यस मैम। पेपल जो है, इट्स पेपल जो है, इट इज बेसिकली यूज फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। दिस इज द फर्स्ट ऐप विच इज established and you can use it for the international transaction as well. आ रही बात समझ में? But Paytm and all these things are not even allowed for the international transaction. Yes, Abhijit, you want to ask some question?
एक बार ये बैंकिंग वेसल नॉर्म्स फिर से रिपीट करिए। बेसल नॉर्म्स जो है आपका, दैट इज इंटरनेशनल बेसल नॉर्म्स और अकॉर्ड्स जो है दे और द ये जो है आर द इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस हैं। जो बेसल नॉर्म्स हैं ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं विच इज इशूड बाय द बेसल कमिटी, जो इशू किया गया है बेसल कमिटी के द्वारा ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बैंकिंग सुपरविजन के लिए जो बेसल कमिटी बैठाई गई थी उसमें जो बेसल नॉर्म्स हैं दे आर बेसिकली क्या है ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ओके अच्छा, व्हाट इज बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसका क्या मेन वर्क है? तो मैंने आप लोगों को शॉर्टकट में तो बता दिया है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। जो बेसल कमिटी है बैंकिंग सुपरविजन का, ये आपका प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है। दे आर बेसिकली सेटिंग द प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ द बैंक। तो वो एक तरीके से वही सारी चीजें हैं जो पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह। और ये कैसे काम करता है मैं बताती हूँ, हाउ इट इज वर्किंग दिस बेसल। ये जो है ये जितने भी रेगुलेशंस बनाए गए वो कैसे काम करता है, ये कहीं ना कहीं ये कोऑपरेट करता है बैंकिंग बैंक के साथ, और हर एक बैंक के सेंट्रल बैंक के साथ इनका कनेक्शन है। हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI. 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 So how they are dealing with, like they are not able to deal with each and every bank of each and every country. Is it possible? No. So what they are doing, they are only setting the rules, and what the coordination is, like they are coordinating with the central bank of each and every country. जो भी बेसल कमिटी के आपके मेंबर्स रहे हैं उन सारे कमिटीज में जितने भी कंट्रीज हैं उन सबके लिए क्या चीज है यहाँ पर बताइए? उन सबको कोऑर्डिनेट करना है सेंट्रल बैंक के साथ। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? सेंट्रल बैंक जो है सारे कंट्री का, उनके साथ ये सुपरविजन का काम हो गया या फिर कोई अग्रीमेंट हो गया कोऑपरेशन के लिए, तो इन सब के लिए डीलिंग जो होती है बेसल नॉर्म्स के तहत जो भी एग्रीमेंट बना है सिर्फ सेंट्रल बैंक से। अब यहाँ पर जो बेसल कमिटी थी वो कब एस्टैब्लिश हुई? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द गवर्नर्स। सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर्स के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया of the group of 10 countries in 1974। तो 1974 में बेसल कमिटी जो था it was established by the central bank governors। ठीक है, जितने भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे 10 कंट्री के, उनके द्वारा इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया। आई बात समझ में? 1974 में क्या हो गया अभिजीत बेटा, समझ नहीं आया? कंप्लीट समझ में आ गया। समझ में आ गया। सो जो बेसल कमिटी आपके बैंकिंग सुपरविजन के लिए था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1974 बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द 10 कंट्रीज। तो 10 कंट्री के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे उनके द्वारा ये बेसल कमिटी को बैठाया गया। अच्छा, कौन है अभी हम लोग के गवर्नर आरबीआई के? उड़ीसा। हाँ, so in short, I guess you all are able to understand this fact that जो सेंट्रल बैंक, जितने 10 कंट्री के जो सेंट्रल बैंक के सबके गवर्नर्स ने मिलकर इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया। बाद में इस कमेटी को एक्सपैंड किया गया। दिस कमेटी वाज इवन एक्सपैंडेड इट्स मेंबर्स इन 2009। 1974 में पहला ये कमेटी एस्टैब्लिश हुआ, फिर बाद में 2009 में ज्यादा कंट्रीज थे और 2014 में फिर ये बेसल कमेटी जो था दैट वाज अरेंज्ड, राइट। सो यहाँ पर जो BCBS है, BCBS का मतलब है बैंकिंग, आपका बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। BCBS का फुल फॉर्म लिख लीजिए, बैंकिंग कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, सो अभी इनके पास लगभग 45 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? हाउ मेनी मेंबर्स राइट नाउ? 45 मेंबर्स, एंड अर्लियर इट वाज 10। अर्लियर इट वाज 1974 में 10 थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इनका मेन काम है? इट प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर द रेगुलर कोऑपरेशन ऑन द बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर, और इनका वही है टू इम्प्रूव एंड स्ट्रेथनिंग द ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द बैंकिंग सुपरविजन वर्ल्ड वाइड। तो बैंकिंग सुपरविजन वर्ल्ड वाइड के लिए इट इज बेसिकली वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ पर वाई दीज नॉर्म्स, अब ये नॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ी?
ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो व्हाई दिस नॉर्म्स, अब ये नॉर्म्स क्यों रिक्वायर्ड थे? बैंक्स लेंड टू डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स एंड ईच कैरीज इट्स ओन रिस्क। मतलब जो बैंक है वो पैसा अलग अलग टाइप के बोरोवर्स को देता है, और जितने बोरोवर्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपका रिस्क होगा। क्या होगा? आपका रिस्क एसोसिएटेड होगा। ठीक है, they lend the deposits of the public as well as money raised from the market, equity and debt। अब यहाँ जो भी पैसा वो रेज करते हैं, बैंक पैसा रेज कहाँ से करती है? पैसा बैंक रेज करती है उन अमाउंट से, वहां से जहां पर बैंक के पास पब्लिक पैसा डिपॉजिट कर दे। तुम लोग को पता होगा ये चीज कि आप लोग का जो डिपॉजिटेड पैसा है वो बैंक के पास ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं होता है। पता है ये चीज? वॉट दे आर डूइंग, एंड एक बार में सारे के सारे कस्टमर्स बैंक से पैसा विड्रॉ करने आते भी नहीं है, तो उन पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, या तो फिर उस पैसे को एज अ लोन प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा? बैंक के द्वारा बोरोवर्स को। ठीक है, तो जो पैसे हैं वो डिपॉजिट्स किए जाते हैं पब्लिक के द्वारा, और वही पैसे को मार्केट में आप इक्विटी में लगाते हो, या कई बार उसको लोन की तरह आप लोगों को प्रोवाइड करते हो। So this expose the banks to a variety of risk and default। अब यहाँ सिचुएशन आप लोग को पता ही होगा कि जब आप पैसा बैंक दे रही है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड है बैंक के लिए। आपका पैसा तो सुरक्षित है बैंक में, लेकिन बैंक के लिए कई बार प्रॉब्लम इसलिए आ जाता है बिकॉज ऑफ द नॉन रीपेमेंट ऑफ द मनी। ट्रू। अभी मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट बैंक्स हैं जिनके ऊपर एनपीए भी है। एनपीए का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? व्हाट इज एनपीए? बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हम लोग को एनपीए के बारे में भी पढ़ना है, तो तुम लोग को मैं एनपीए भी करा दूंगी। तो नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स हैं, वो अमाउंट है जो अमाउंट से हमें कोई भी अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड होके नहीं मिला। यानी कि अगर मैंने 5 लाख का लोन लिया तो मुझे रिपेमेंट के टाइम पे हो सकता है कि जब मैंने पूरा फुल रिपेमेंट किया तो मैंने लगभग 7 लाख की रिपेमेंट की। तो ये बैंक के लिए बेनिफिट है कि उनको जो 2 लाख रुपए है वो एक तरीके से इंटरेस्ट की तरह एक पर्टिकुलर कस्टमर से मिला। लेकिन वही अगर मैं 5 लाख रुपीज लेकर बैठूं और मैं 1 रुपया भी ना दूं बैंक को, मतलब रिपेमेंट का कोई सीन नहीं हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। यानी आपका जो है वो जो आपने हमें, हमारे लिए लोन क्या है? लोन इज अ लाइबिलिटी और एसेट? मैम लाइबिलिटी। It is a liability, but always remember one thing, that for the bank, if they are providing you loan, it is an asset for them। पता है कि नहीं ये बात? That is the reason that is known as non-performing asset। Non-performing assets का मतलब ही यही है कि जहां पर आपका एसेट जो है जिससे आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गई बात? सो देयर यहाँ पर जब बैंक जो है वो वेराइटीज ऑफ मतलब लोन्स प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर उनके साथ रिस्क और डिफॉल्ट के चांसेस भी बहुत ज्यादा ऐड हो जाते हैं। एंड दिस रिजल्ट दे फॉल एट टाइम्स। कई बार ऐसा होता है कि बैंक को ये एडवर्सली इफेक्ट करता है। इसीलिए therefore banks have to keep aside a certain percentage of capital as a security against the risk of non recovery। इसीलिए जब भी हम कभी भी लोन लेते हैं तो हमें कोलेट्रल अपना डिपॉजिट करना पड़ता है, तभी जाकर हमें बैंक जो है वो लोन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग द एजुकेशन लोन, व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट, अगर आप बैंक से एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको कुछ कोलेट्रल देना पड़ेगा। ठीक है, और उस कोलेट्रल क्यों वो लेते हैं? ताकि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो उस कोलेट्रल को बेच करके, उस जमीन को, या अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी का कागज या कुछ भी देते हो तो उसको बेच करके बैंक जो है रिपेमेंट कर ले। और एक क्वेश्चन मुझसे किसी बच्चे ने किया था कि मैम जब पूरा का अगर आपका 5 लाख रुपए का लोन है और जो कोलेट्रल है वो आपका मान लीजिए कि 7 लाख का है, मतलब कोलेट्रल की वैल्यू 7 लाख आती है, तो क्या वो 5 लाख रुपीज की जगह पे 7 लाख रुपीज बैंक रख लेगा? तो आंसर इज नो। आंसर इज नो। जितना भी पैसा उस बैंक को चाहिए, अगर उसका 5 लाख की जरूरत है, बैंक को 5 ही लाख रुपए लेना है, तो वो जो बचे हुए पैसे होंगे वो आपको वापस बैंक कर देगी। क्लियर हो गई बात? अगर उसका वैल्यूएशन ज्यादा हुआ तो उसका वैल्यूएशन में हिसाब से जितना ज्यादा पैसा होगा वो पर्सन को वापस कर देती है। ठीक है, तो बैंक को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। तो जो बेसल कमेटी जो है ना, वो यही सारे रिस्क बैंक में जो भी चीजें है ना उसको टैकल करने के लिए बनाया गया है। आई बात समझ में?
So Basel committee has produced the norms, which is basically Basel norms. And why it was made? It was made for tackle all this risk related with the banking. Clear? Okay. बेसल है क्या पता है तुम लोग को? बेसल का मतलब क्या है? मैम रूल्स एंड रेगुलेशन। नो, नॉर्म्स का मतलब होता है Norms रूल्स का एंड मतलब- रेगुलेशन। बेसल जो है इट इज अ सिटी इन द स्विट्जरलैंड, तो इसके नाम पर इस कमेटी का नाम रखा गया है और इसीलिए इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल। बेसल जो है इट इज एक सिटी है स्विट्जरलैंड में। इट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द BIS और यहाँ पर आपका BIS का हेडक्वार्टर है। BIS क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। BIS एक और होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब ये ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल जो सेटलमेंट है वो क्या है, सुनिए ध्यान से। बेसल जो है इट इज अ प्लेस सिटी इन द स्विट्जरलैंड और यही सिटी में आपका हेडक्वार्टर है BIS का, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, राइट, which fosters cooperation among the central bank with the common goal of the financial stability and common standard of banking regulation. So this BIS, it is also working for the same thing like the what Basel committee did. They are also fostering and increasing the cooperation among the various central bank of the country, and the goal is regarding to the financial stability and common standard of banking regulation. और जो BIS था इट वाज फाउंडेड इन 1930। कब ये BIS फाउंड हुआ था? 1930। BIS was found in 1930। बेसल कमेटी कब एस्टैब्लिश कब बैठा था फर्स्ट टाइम? 1974। 1974, यस। तो जो बेसल कमेटी है बैंकिंग सुपरविजन का, ये आपका BIS ऑफिस में ही अरेंज किया गया था। कहाँ अरेंज किया गया था? ये BIS ऑफिस में, ठीक है। सो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के ऑफिस में बेसल कमेटी बिठाई गई थी, इसीलिए इसका नाम जो है मतलब बेसल जगह है उसी के हिसाब से बेसल कमेटी इसका नाम दिया गया। क्लियर? ओके, व्हाट आर दीज नॉर्म्स? अब ये नॉर्म्स क्या क्या हैं? तो इसमें बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3 जो है, 3 बेसल बैठे हैं आपके। 3 पहला एक मिनट, द बेसल कमिटी जो है इट हैज 3 सेट्स ऑफ रेगुलेशन, इनके पास 3 सेट है रेगुलेशन का। सो इट वाज बेसल 1 को कब इंट्रोड्यूस किया गया? इट वाज कमिटी जो था दैट वाज सेटल्ड इन इट वाज स्टार्टेड इन 1974, इट वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट टाइम इन 1974 इट वाज, लेकिन यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया यानी इम्प्लीमेंटेशन का जो काम हुआ इट वाज इन 1988, ठीक है। सो फर्स्ट बेसल 1 जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 1988 में। बेसल कमेटी जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया है 1974 में। तो पहला जो बेसल है 1988 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसका फोकस क्या था? इसका फोकस था ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन द क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब वही लोन से रिलेटेड, रिस्क से रिलेटेड है। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1988 एंड इसका जो फोकस था दैट वाज इंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क। किस चीज से रिलेटेड था? क्रेडिट रिस्क से, लोन से रिलेटेड। क्रेडिट रिस्क का मतलब वही हुआ दैट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द बोरोवर्स फेलियर टू रीपे अ लोन, तो दैट इज अ बेसिकली क्रेडिट रिस्क। तो यहाँ पर और मीट द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। सो क्रेडिट से रिलेटेड रिस्क के बारे में बेसल 1 में यहाँ पर बताया गया है। ट्रेडिशनली पहले क्या होता था? इट रिफर्स टू द रिस्क दैट लेंडर मे नॉट रिसीव द ओड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। पहले क्या था कि आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जो अमाउंट आपको दिया गया है लोन के लिए और इंटरेस्ट जो उस पर लगेगा, ये पेमेंट नहीं होता था। तो इसी वजह से क्रेडिट रिस्क के ऊपर इस बेसल 1 को लाया गया। अब ये क्या डिफाइन करता है? इट इज डिफाइन द कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट फॉर बैंक्स, यानी हर एक जो बैंक है वो कितना लोन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, वेटेज क्या होना चाहिए, और स्ट्रक्चर आपके रिस्क का डिफाइन किया गया है बेसल 1 में। सो इट इज डिफाइन द कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट फॉर बैंक्स, ठीक है। वेट, WEIGHT, वेट, WAIT वाला मत लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिस्क, हर एक जगह पे एक रिस्क को कैलकुलेट करने का यहाँ पर सुविधा है। बेसल 1 में ही ये चीज को डिफाइन किया गया। यहाँ पर आया RWA का कॉन्सेप्ट। RWA क्या है? रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। सो जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वाज फिक्स्ड एट 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट,
यानी कि जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी RWA के बेसिस पे रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। और इसको सेट किया गया 8% 1988 में, ठीक है। अब RWA का मतलब क्या है, एसेट विथ डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल, यानी कि हर एक एसेट डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल के साथ, जैसे मान लीजिए ए पर्सन ने लिया है लोन, अब ए पर्सन जो है ही इज बेसिकली अ फार्मर, बी जो पर्सन है दैट इज अ कंपनी। सो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिफाइंड अंडर द वेटेड रिस्क, कि ए को देने में हमारा कितना रिस्क एसोसिएटेड है, बी को देने में हमारा कितना रिस्क एसोसिएटेड है। So here this is defined under the RWA. So structure is ready. Risk weighted asset जो है इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल में the asset backed by collateral would carry lesser risk as compared to the personal loan which have no collateral. इसीलिए यहाँ पर बोल दिया गया कि भाई अगर आप किसी भी तरीके का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस लोन में आपको कोलेट्रल लेना ही लेना है, ताकि आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए, वो कम हो जाए, ठीक है। और इंडिया ने इस बेसल 1 को अडॉप्ट किया है 1999 में। व्हेन दे अडॉप्टेड दिस बेसल नॉर्म्स इन 1999, इंडिया अडॉप्टेड बेसल 1 गाइडलाइंस इन 1999। क्लियर हो गया। इंट्रोड्यूस हुआ 1988 में, कमेटी बैठी 1974 में, उसके अलावा 2 बार और कमेटी बैठी 2009 में और आपका 2014 में 2014 में। 1988 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया बेसल 1 को, और इंडिया ने बेसल 1 को अडॉप्ट किया 1999 में। क्लियर? ओके, यस मैम। नेक्स्ट वन इज बेसल 2। अब बेसल 2 आया 2004 में। ये कब आया? 2004 में। So in 2004 the Basel second guidelines जो था, Basel second का जो guidelines था that was published by BCBS। BCBS का फुल फॉर्म पता है ना? Basel Committee for Banking Supervision। तो BCBS मैं इसलिए यूज कर रही हूँ, ठीक है। So in 2004 Basel 2 guidelines were published by BCBS। These were refined and reformed version of Basel 1। तो Basel 1 का refined version था ये आपका Basel 2। यहाँ पर गाइडलाइंस किस चीज पे था? गाइडलाइंस जो यहाँ पर था वो 3 पिलर पे था डिपेंडेंट, ठीक है। सो द गाइडलाइंस वर बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स पे था, विच कमिटी कॉल्ड इट्स पिलर। तो एक तरीके से 3 पिलर पे जो डिपेंडेंट था आपका बेसल 2। सो बेसल 2 इज अ बेटर वर्जन और अपडेटेड वर्जन ऑफ बेसल 1, राइट। सो पहला इसमें पिलर्स में देखिए, फर्स्ट वन इज कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट। फर्स्ट आपका क्या था पिलर इसका? कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो और सेकंड था सुपरवाइजरी रिव्यू। सेकंड वन इज सुपरवाइजरी रिव्यू। एंड थर्ड वन, और जो थर्ड था दैट इज market discipline, that is market discipline. So capital adequacy requirement, supervisory review and the market discipline, these 3 are the pillars of Basel 2. So capital adequacy requirement में क्या था कि जो बैंक है एटलीस्ट उसको 8% अपना capital adequacy required है ही, रखना ही है। सुपरवाइजरी रिव्यू में क्या था कि अकॉर्डिंग टू इस हिसाब से जो बैंक है उसको डेवलप करना पड़ेगा बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, और उनको मॉनिटर करना पड़ेगा 2-3 चीजों को, जैसे कि क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट किस तरीके से चल रहा है इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, एंड दैट इज बेसिकली डिफाइंड बाय द बेसल 2 इन द सुपरवाइजरी रिव्यू, ठीक है। तो आपको सुपरवाइजरी रिव्यू करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा आपकी क्रेडिट टाइप को, मार्केट को, ऑपरेशनल रिस्क को, ठीक है। ये सब चीज को आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा। मार्केट डिसिप्लिन जो है इसमें क्या है, तो यहाँ पर मार्केट डिसिप्लिन किस चीज के लिए? इट इज दिस नीड्स इंक्रीज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए है। एंड बैंक जो है मैंडेट डिस्क्लोज करना मतलब क्या होता है? किसी चीज को बताना, इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा चीजें, बैंक को मैंडेटरी है कि वो डिस्क्लोज करेंगे अपने कैपिटल एडिक्वेसी रिस्क को,
कैपिटल एडिक्वेसी आपके रिक्वायरमेंट्स को, रिस्क एक्सपोजर को सेंट्रल बैंक के साथ, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है उसके पास आपके कैपिटल रिक्वायरमेंट कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें, उनसे आपके रिस्क एक्सपोजर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, यू हैव टू इन्फॉर्म ऑल दीज थिंग्स टू द सेंट्रल बैंक ऑफ योर कंट्री। यानी अगर स्टेट बैंक में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो दैट शुड बी इन्फॉर्म टू द आरबीआई। So here the supervisory review, bank market discipline and the capital adequacy requirement is defined under the Basel II. But in the earlier one, only the capital adequacy requirement was explained. But in Basel II, there are three things which is informed under this. That is the capital adequacy requirement, supervisory review, and the market discipline. So I guess this point is clear to all of you. This Yes, ma'am. point is clear. Basel II जो है, Basel II जो norms है in India and overseas are yet to be fully implemented. Though India follows these norms. मतलब अभी भी Basel II के सारे norms इंडिया में follow नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी उसको पूरी तरीके से follow करवाना है। Basel III जो है, Basel III जो है, बेसल 2 जो था वो 2004 में ही आ गया था, और बेसल 3 जो है वो पब्लिश हुआ था 2010 में। बेसल 2 जो आया था, 3 जो आया था उसके गाइडलाइन बेसल 2010 में आया था। इन 2010 बेसल 3 गाइडलाइंस वर रिलीज्ड। ठीक है, अब ये बेसल 3 आया क्यों था, इसका एक रीजन बताती हूँ। तुम लोगों को पता है क्या कि आईटी जो था, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल क्रैश कर गया था 2008 में। इंटरनेशनल क्राइसिस था ये। यस मैम। सुना है तुम लोगों ने? यस। सो बेसिकली जो बेसल 3 गाइडलाइंस था उसको लाने का सबसे बड़ा रीजन यही था, द फाइनेंशियल क्राइसिस व्हिच द कंपनी बेसिकली फेस्ड इन 2008, राइट? सो दीज गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस जो था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस टू द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, यानी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए इस बेसल 3 गाइडलाइंस को लाया गया था। ठीक है, ये जो सिस्टम था, ये जो बेसिकली बेसल 3 जो था, इट इज बेसिकली प्रोवाइडेड फॉर द स्ट्रेंथन द सिस्टम, स्ट्रेंथ बढ़ाना यानी मजबूत करना बैंक को, और उनकी इकोनॉमीज को डेवलप करना। ठीक है, कंट्रीज की इकोनॉमीज को डेवलप करना, बैंक को प्रॉपरली स्ट्रेंथ करना, ये इसका रीजन था। ठीक है, खास करके वो सारे बैंक्स को और वो सारी कंट्रीज को जो अंडर डेवलप थे, ठीक है, और ऐसे लोगों को शॉर्ट टर्म फंडिंग की जिस कंट्री को रिक्वायरमेंट थी, उन लोगों को फंड्स प्रोवाइड करना। तो बेसल 3 का मेन रीजन यही था, टू स्ट्रेथनिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड बेसिकली फॉर दूस कंट्रीज विच आर द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। आई बात समझ में? बेसल 3 और बेसल 3 जो था, इट जहां पर भी बेसल 2 से इसकी मतलब इट वाज आल्सो फेल्ड दैट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कैपिटल अंडर बेसल 2 वर डीम्ड इनसफिशिएंट कंटेन एनी फर्दर रिस्क। मतलब इसको इनसफिशिएंट मान लिया गया था बेसल 2 को, इसीलिए बेसल 3 को लाया गया था। अब बेसल 3 में यहाँ और भी चीजें हैं जिसको हम लोगों ने देखना है, जैसे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो हो गया, बैंक रन हो गया, नेट स्टेबल फंड रेट हो गया, आपका कैपिटल हो गया, लिवरेज हो गया। इन सारे के सारी चीजें आपकी बेसल 3 में है जो इंट्रोड्यूस की गई है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और बेसल जो आपका 3 है, बेसल 3 जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। ओके, सब लोगों के पास किताब है ना, बुक है? यस मैम। ओके, तो बुक जो 1, 2, 3 है उसको मैं एक बार और अच्छे से कर। एनीवन हैव एनी डाउट? नो मैम। Okay, see you all in the next class. Okay. Okay.